गांव की एक ऐसी परंपरा जहां अगर किसी लड़की का चेहरा किसी गैर मर्द ने देख लिया तो उसे जिंदा कुएं में उतार दिया जाता है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव पड़ती से, जहां सदियों पुरानी एक डरावनी परंपरा आज भी जिंदा है। यहाँ हर लड़की को जवान होने के बाद घूंघट में रहना पड़ता है। वे अपने पिता, भाई, बेटे और पति के अलावा किसी भी आदमी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती है। गांव वालों का मानना है कि अगर किसी लड़की का चेहरा किसी गैर मर्द ने देख लिया तो गांव पर देवी ज्वाला माँ का श्राप टूट पड़ेगा और गांव में पैदा होने वाले बच्चे मरे हुए जन्म लेंगे। इस गांव में रहती है शुभ लक्ष्मी यानी शुभू। बचपन में ही उसकी माँ की मौत हो गई थी, इसलिए उसके पिता रामराव ने उसे अकेले पाला। रामराव गांव की औरतों के लिए घूंघट बेचकर अपना घर चलाता है। शुभू की शादी गांव के मुखिया के बेटे राजेश से होने वाली है। दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही शुभू बड़ी हुई और उसे घूंघट पहनना पड़ा, दोनों ने एक वादा किया, शादी से पहले वे एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। गांव में हर साल ज्वाला माँ के सम्मान में एक बड़ा मेला लगता है। वही हमें ज्वाला माँ की असली कहानी पता चलती है। कई साल पहले ज्वालामिका नाम की एक बहादुर योद्धा इस गांव में रहती थी। वे प्रेग्नेंट होने के बावजूद लोगों की मदद करती थी। एक रात जब एक घायल लड़की को डॉक्टर के पास छोड़कर जा रही थी, तब 4 दरिंदों ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। गुस्से में उन लोगों ने ज्वालामिका को आग लगा दी, लेकिन मरने से पहले उसने उन चारों को भी आग में जला डाला। इसके बाद दुख और अपमान में उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी मौत के बाद गांव में पैदा होने वाले बच्चे मरने लगे। तब गांव वालों ने ज्वाला माँ का मंदिर बनवाया और पूजा शुरू की। कहते हैं उसी समय एक घूंघट उड़कर देवी के चेहरे पर आ गिरा और तभी से गांव की हर लड़की के लिए घूंघट पहनना जरूरी हो गया। गांव वालों का विश्वास था कि यह देवी का आदेश है। एक दिन शुभू अपनी दोस्त श्रावंती के साथ अपनी माँ की कब्र पर जाती है। लौटते वक्त तेज हवा से उसका घूंघट हट जाता है, लेकिन वहाँ कोई और नहीं होता है, इसलिए बात वही खत्म हो जाती है। बाद में वे राजेश से एक पुराने ट्रेन के डिब्बे में मिलती है और उसे एक लॉकेट गिफ्ट करती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन परंपरा के कारण खुलकर मिल भी नहीं सकते हैं। इसी बीच शुभू अपनी माँ की पुरानी दोस्त रत्ना आंटी को शादी में बुलाने की जिद करती है। रत्ना शहर में अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। उसका पति बहुत आलसी और पूरी तरीके से उस पर निर्भर है, यानी कि अपनी बीवी पर, इसलिए पहले वे जाने से मना कर देता है। लेकिन जब रत्ना उसे बताती है कि शुभू की माँ ने मरते समय उससे अपनी बेटी का ख्याल रखने का वादा लिया था, तब वह मान जाता है। रत्ना गांव पहुंचती है और उस दौरान गांव में एक लड़की के बड़े होने की रस्म चल रही होती है। तभी राजेश के दोस्त के बैग से एक मैगजीन नीचे गिरती है। गांव वाले जैसे ही उसे देखते हैं सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस मैगजीन के कवर पर शुभू की फोटो छपी होती है। अब गांव वालों को लगता है कि शुभू ने जानबूझकर अपनी तस्वीर खिंचवाई है और पूरे गांव ने उसका चेहरा देख लिया है। उनके हिसाब से ये बहुत बड़ा पाप है। पंचायत फैसला सुनाती है कि शुभू को कुएं में डुबाकर जल समाधि दी जाएगी, तभी ज्वाला माँ शांत होगी और श्रावंती का बच्चा सुरक्षित पैदा होगा। रत्ना ये सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। वे पुलिस बुलाने की धमकी देती है, लेकिन तभी उसे एक और भयानक सच पता चलता है। कई साल पहले एक औरत का घूंघट हट गया था। उस समय राम ने, यानी कि शुभू के पापा ने, खुद पूरे गांव को ये बात बताई थी, क्योंकि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और उसे डर था कि अगर वह सच छुपाएगा तो उसका बच्चा मर जाएगा। गांव वालों ने उस औरत को कुएं में उतार दिया और उसी बलिदान की वजह से शुभू जिंदा पैदा हुई थी। अब वही डर फिर सबके सिर पर था। रत्ना शुभू को गांव से भागने के लिए कहती है, लेकिन शुभू मना कर देती है। वे मानती है कि अगर उसकी वजह से गांव पर श्राप आया तो वे खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ राजेश भी जानता है कि शुभू की कोई गलती नहीं है। उसे पता चलता है कि किसी फोटोग्राफर ने चोरी छिपे शुभू की तस्वीर ली थी और वही मैगजीन में छपी। वह उस फोटोग्राफर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन बंद आता है। जल समाधि वाले दिन शुभू को पत्थर से बांधकर कुएं में उतारा जाता है। पूरा गांव ये दृश्य देख रहा होता है। जैसे ही शुभू पानी में डूबने लगती है, अचानक तेज तूफान उड़ता है और ज्वाला माँ के मंदिर में जल रही सदियों पुरानी अखंड ज्योति बुझ जाती है। गांव वाले इसे देवी का संकेत मान लेते हैं कि शायद वे गलती कर रहे हैं। राजेश तुरंत कुएं में कूद जाता है और शुभू को बचा लेता है। अब पंचायत नया फैसला सुनाती है। शुभू को उस फोटोग्राफर को ढूंढकर गांव लाना होगा और उससे सबके सामने सच कहलवाना होगा कि तस्वीर चोरी छिपे ली गई थी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शुभू के पिता राम को जिंदा जला दिया जाएगा। शुभू के पास अब सिर्फ 2 हफ्ते का समय था।
रत्ना शुभू को लेकर गांव से निकलती है। राजेश दूर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहता है और शुभू छिपकर रोने लगती है। रत्ना उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक होगा। वे बताती है कि उसकी दोस्त की बेटी अमिता उनकी मदद करेगी। अब कहानी में एंट्री होती है अमिता की, जो दिल्ली में एक सिविल इंजीनियर है। वे अपनी कंपनी में दिन रात मेहनत कर रही होती है ताकि उसे टीम लीडर बनाया जाए, लेकिन उसे सिर्फ इसलिए प्रमोशन नहीं मिलता है क्योंकि क्लाइंट को एक मर्द टीम लीडर चाहिए होता है। ये बात अमिता को अंदर तक तोड़ देती है। उसी समय उसकी माँ उसे शुभू की मदद करने के लिए कहती है। पहले तो अमिता मना कर देती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि समाज हर जगह औरतों को दबाने की कोशिश करता है, तब वे शुभू और रत्ना को लेने निकल पड़ती है। दिल्ली पहुंचने पर शुभू पहली बार खुले शहर को देखती है। तभी उसकी नज़र एक बड़े पोस्टर पर पड़ती है जिसमें वही मैगजीन लगी होती है और उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। यह देखकर वो बुरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि जैसे पूरी दुनिया उसे घूर रही हो। दूसरी तरफ राजेश के पिता साफ कह देते हैं कि अब वे शुभू को अपनी बहू नहीं बनाएंगे क्योंकि उसका चेहरा पूरी दुनिया देख चुकी है। ये सुनकर राजेश अंदर से बिखर जाता है, लेकिन अपने पिता के खिलाफ कुछ नहीं कह पाता है। इधर श्रावंती का पति भी अपनी बीवी को शुभू से बात करने से रोक देता है। हर कोई शुभू को अशुभ मानने लगता है। तभी अमिता उससे सवाल करती है, क्या सच में तुम्हें लगता है कि ये घूंघट तुम्हारी रक्षा करता है? और यही से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां शुभू पहली बार अपनी परंपराओं, डर और समाज के बनाए नियमों पर सवाल उठाना शुरू करती है। शुभू गुस्से में अमिता से कहती है, हमारी मान्यताओं का मजाक मत उड़ाओ, ये घूंघट ही हमारी रक्षा करता है। ज्वाला माँ के साथ जो हुआ उसके बाद से यही हमारी इज्जत है। अमिता हंसते हुए जवाब देती है, अच्छा तो क्या ये बुलेट प्रूफ भी है? बस यही बात शुभू को अंदर तक चुभ जाती है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। रत्ना किसी तरह उन्हें शांत करवाती है और बात बदलने के लिए अमिता से पूछती है, तुम शादी कब कर रही हो? अमिता साफ कह देती है, मुझे भगवान पर भरोसा नहीं है और ना ही शादी करनी है। मेरी जिंदगी का मकसद कुछ और है। यह सुनकर शुभू तुरंत पलटकर कहती है, तुम भगवान को नहीं मानती लेकिन साइंस को मानती हो। तुम कहती हो दुनिया बिग बैंग से बनी, क्या तुमने खुद देखा था? नहीं ना, बस पढ़ा है। वैसे ही हम भगवान को मानते हैं और एक औरत की सबसे बड़ी खुशी माँ बनना होती है। जो शादी ना करे, माँ ना बने, वो कैसी औरत? अमिता को उसकी सोच बेहद अजीब लगती है। वे मन ही मन सोचती है कि शुभू अभी भी कितनी पुरानी सोच में जी रही है। उधर गांव में राजेश देखता है कि लोग शुभू की फोटो वाली मैगजीन खरीद कर देख रहे हैं। ये बात उसे अंदर से तोड़ देती है। उसे महसूस होने लगता है कि समाज की सोच उसके प्यार से कई ज्यादा मजबूत है। इधर अमिता, रत्ना और शुभू एक होटल पहुंचते हैं। महंगा कमरा देखकर शुभू हैरान रह जाती है। वह कहती है, इतने महंगे कमरे की क्या जरूरत थी? 500 रुपये से ज़्यादा मैं नहीं दूंगी। अमिता फिर उसका मजाक उड़ाने लगती है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। शुभू गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रत्ना उसे समझाती है कि वे इस जगह को नहीं जानते, ना भाषा समझते हैं, इसलिए फ़िलहाल अपने मिशन पर ध्यान देना जरूरी है। रात को अमिता देखती है कि शुभू चुपचाप रो रही है। तब पहली बार उसे एहसास होता है कि शुभू सच में कितनी बड़ी परेशानी में है। वे उसके पास जाकर माफ़ी मांगती है और कहती है, मैं अब तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगी। तुम्हारी ज़िंदगी दांव पर लगी है और तुम्हारा दिल भी। यही से दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। अगली सुबह तीनों फोटोग्राफर को ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में रत्ना का पति बार बार फ़ोन करके उसे वापस आने के लिए कहता रहता है क्योंकि बच्चों और घर को संभालना उसके बस की बात नहीं थी। एक बार तो वे कहता है, अगर तुम्हारी आंटी ठीक हो गई है तो अब वापस आ जाओ। रत्ना झूठ बोलते हुए कहती है, हालत अभी भी गंभीर है। लेकिन जब उसका पति कहता है कि वे आंटी से बात करना चाहता है, तब रत्ना अपनी आवाज़ बदलकर खुद ही आंटी बन जाती है। यह देखकर अमिता और शुभू हंस पड़ती है। उस दौरान उन्हें पता चलता है कि आगे लैंडस्लाइड हो गया है और रास्ता बंद है। दूसरी तरफ फोटोग्राफर का फ़ोन अचानक लगता है, लेकिन नेटवर्क चला जाता है। अमिता उसे मैसेज और ईमेल भेज देती है ताकि नेटवर्क आते ही उसे सब पता चल जाए। अब रास्ता खुलने में 3 दिन लगने वाले थे, इसलिए तीनों पास के एक गांव में रुक जाती है। वहाँ उनकी मुलाकात धीरेन्द्र नाम के एक आदमी से होती है जो अपनी बेटी की सलाह पर पहली बार अकेले घूमने निकला था। शुभू हैरान होकर पूछती है, आप अपनी बेटी की बात इतनी मानते हैं? धीरेन्द्र हंसकर कहता है, बिल्कुल नहीं मानूंगा तो मुसीबत हो जाएगी।
धीरे धीरे शुभू पहली बार गांव के बाहर की दुनिया देखने लगती है। वह एक लड़की मिलती है जिसका सपना माउंट एवरेस्ट चढ़ना था। शुभू को यह सब किसी सपने जैसा लगने लगता है। उसे महसूस होता है कि जैसे वे पहली बार पिंजरे से बाहर निकली हो। अब तक उसकी पूरी लाइफ गांव की परंपराओं और बंदिशों में बीता था, लेकिन यहाँ आकर उसे समझ आता है कि असली खुशी आज़ादी में है। एक दिन शुभू पुल पर खड़ी होकर राजेश को फ़ोन करती है, लेकिन राजेश फ़ोन नहीं उठा पाता है क्योंकि उसके पिता उसके पास बैठे होते हैं। आखिरकार उसके पिता ही फ़ोन छीनकर शुभू को साफ कह देते हैं कि अब वे इस घर की बहू नहीं बन सकती है क्योंकि उसका चेहरा पूरी दुनिया देख चुकी है। यह सुनते ही शुभू बुरी तरह टूट जाती है। रोते हुए वे सड़क की तरफ भागती है। तभी वह शराब पी रहे 4 आदमी उसे देख लेते हैं और ज़बरदस्ती ट्रक में खींच लेते हैं। वे उसके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। शुभू चीखती रहती है लेकिन वे नहीं रुकते। उसी समय अमिता और बाकी लोग उनका पीछा करते हैं। डर कर वे लोग शुभू को चलती ट्रक से नीचे फेंक देते हैं। शुभू बेहोश हो जाती है। अमिता तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। होश आने के बाद शुभू टूटे हुए दिल से कहती है, तुम मजाक उड़ाती थी ना कि घूंघट बुलेट प्रूफ नहीं है। शायद मैं भी यही मानती थी कि ये मुझे बचा लेगा, लेकिन आज ये भी नहीं बचा पाया। मेरी गलती क्या थी? तब अमिता उसे समझाती है, तुम घूंघट की जगह सूटकेस पहन लेती तब भी वो लोग यही करते। समस्या तुम्हारे कपड़े या घूंघट नहीं, उन लोगों की सोच है। शुभू डरते हुए पूछती है, तो क्या ज्वाला माँ गलत थी? इस बार रत्ना उसे बहुत गहरी बात समझाती है। वह कहती है, नहीं बेटा, ज्वाला माँ गलत नहीं थी। लोगों ने उनकी कहानी को गलत समझ लिया। वो तो खुद एक बहादुर योद्धा थी। क्या ऐसी औरत चाहेगी कि बाकी औरतें डर कर घूंघट में जिए? और क्या कोई माँ बच्चों को श्राप दे सकती है? ये सब समाज ने औरतों को कंट्रोल करने के लिए बनाया है। रत्ना आगे कहती है, आज तक किसी ने ये नहीं देखा कि घूंघट हटने से बच्चा मर गया हो, लेकिन इस परंपरा के नाम पर कई औरतें जरूर मार दी गई। ये बातें शुभू के दिल और दिमाग दोनों को हिला देती है। वे पूरी रात इन्हीं बातों के बारे में सोचती रहती है और अगली सुबह वे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेती है। शुभू खुद अपना घूंघट उतार देती है। पहली बार अमिता और रत्ना उसका चेहरा साफ देखती है, वही चेहरा जो मैगजीन में छपा था, लेकिन अब उस चेहरे में डर नहीं था बल्कि आज़ादी की चमक थी। घूंघट हटाने के बाद शुभू पूरी तरह बदलने लगती है। अब वह खुलकर हंसती है, बर्फ को छूती है, घूमती है, नई चीज़ें सीखती है। उसे बकेट लिस्ट शब्द का मतलब पता चलता है, यानी ज़िंदगी में मरने से पहले वो सब करना जो इंसान करना चाहता है। शुभू भी अपनी छोटी छोटी इच्छाएं बताती है, बर्फ को छूना, नौकरी करना और बिना घूंघट के अपने गांव में घूमना। कुछ समय बाद आखिरकार फोटोग्राफर का वीडियो कॉल आता है। वे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उसने एक खास पक्षी की फ़ोटो लेते वक्त शुभू को देखा था। उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी, इसलिए उसने बिना पूछे उसकी फ़ोटो ले ली। उसे अंदाजा नहीं था कि इससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब शुभू का मिशन पूरा हो जाता है। वे वापस गाँव लौटना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ अमिता का मूड खराब हो जाता है। गुस्से में वे सड़क पर कुछ लड़कों की रेसिंग चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और तेज गाड़ी चलाने लगती है। इससे रत्ना की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वे पहले से ही अपने घर की टेंशन में होती है। तभी वहाँ एक महिला पुलिस ऑफिसर आती है जिसका नाम आराधना होता है। वे तीनों को अपने घर ले जाती है ताकि रत्ना आराम कर सके। यही कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। अमिता गुस्से में कहती है, मैंने 8 साल मेहनत की, फिर भी प्रमोशन किसी आदमी को दे दिया गया, मैं क्यों पीछे हटूं? लेकिन आराधना उसे समझाती है कि असली नारीवाद का मतलब हर औरत को उसकी पसंद की जिंदगी जीने देना है। अगर कोई करियर बनाना चाहती है तो सही, अगर कोई परिवार संभालना चाहती है तो वो भी सही। वे अमिता से कहती है, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम तय करो दूसरी औरत कैसे जिंदगी जिए। ये बात अमिता के दिल को छू जाती है। उसे अपनी गलती समझ आती है और वे शुभू से माफ़ी मांग लेती है। दूसरी तरफ रत्ना भी पहली बार अपने पति के सामने आवाज़ उठाती है। वे साफ कह देते हैं कि बच्चे सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसने पूरी ज़िंदगी दूसरों के हिसाब से जी है। लेकिन अब पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि उसकी खुद की भी कोई ज़िंदगी है। वही गांव में श्रावंती की हालत अचानक बहुत सीरियस हो जाती है। उसके पेट में बच्चा उल्टा घूम जाता है और दर्द से उसकी सांसें तक रुकने लगती है। गाँव वाले तुरंत उसे इलाज के लिए ले जाते हैं। ये खबर सुनते ही गाँव के मुखिया गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वे राम से कहते हैं, शुभू को शाम तक गांव वापस बुलाओ, नहीं तो तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा। राम कांपते हुए शुभू को फ़ोन करते हैं, लेकिन इस बार शुभू डरने वाली नहीं थी। वे एक ऐसा फैसला लेती है जो पूरे गांव की सोच बदलने वाला था।
वे कहती है मैं गांव वापस जाऊंगी लेकिन बिना घूंघट के। रत्ना और अमिता हैरान रह जाती है। वे उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन शुभू अब बदल चुकी थी। वे कहती है आज सच सामने आ ही जाएगा। अगर सच में मेरे बिना घूंघट रहने से बच्चा मरता है तो गांव वाले मुझे मारने से पहले मैं खुद अपनी जान दे दूंगी। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो इस गांव की हर औरत हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी। शुभू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गांव पहुंचती है। गांव वाले उसे देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि इस बार उसके चेहरे पर कोई घूंघट नहीं था। उधर श्रावंती की हालत और बिगड़ जाती है। दर्द से उसकी सांसें रुक जाती है। गांव वालों को लगता है कि वे और उसका बच्चा दोनों मर गए। ये सुनते ही श्रावंती का पति पागल हो जाता है। उसे लगता है कि यह सब शुभू की वजह से हुआ है। वे गुस्से में ईंट उठाकर शुभू को मारने दौड़ता है। उसी समय राम भी गुस्से और डर में शुभू को थप्पड़ मारते हैं और उसके चेहरे पर जबरदस्ती घूंघट डाल देते हैं। लेकिन इस बार शुभू झुकती नहीं है। वे सबके सामने वे घूंघट फेंक देती है और तभी अचानक अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। श्रावंती ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया होता है। पूरा गांव सन्न रह जाता है। शुभू बिना घूंघट के गांव में खड़ी थी, फिर भी बच्चा सुरक्षित पैदा हो जाता है। अब गांव वालों की आंखों के सामने सालों पुराना अंधविश्वास टूट जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि ज्वाला माँ ने कभी किसी बच्चे को श्राप नहीं दिया था। असली श्राप तो लोगों की सोच थी। श्रावंती का पति जो कुछ देर पहले शुभू को मारने जा रहा था अब चुप हो जाता है। गांव वाले खुशी से ज्वाला माँ के जयकारे लगाने लगते हैं, लेकिन इस बार डर में नहीं, सच समझने के बाद। इसके बाद शुभू सीधे ज्वाला माँ के मंदिर में जाती है। वहाँ देवी के चेहरे पर पड़ा घूंघट हटाकर आग में जला देती है। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं जल रहा था, बल्कि सदियों पुरानी वो सोच जल रही थी जिसने औरतों को डर और कैद में रखा था। गांव की औरतें पहली बार खुलकर सांस लेती है। लोगों की आंखों में अंधविश्वास की पट्टी हट चुकी थी। श्रावंती का पति अपनी नवजात बच्ची शुभू की गोद में देता है। रत्ना और अमिता खुशी से मुस्कुराने लगती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि गांव में सचमुच एक नई क्रांति आ चुकी है। देखिए दोस्तों, परंपरा और अंधविश्वास में फर्क होता है। हर पुरानी बात सही नहीं होती है। कई बार समाज डर और धर्म के नाम पर ऐसी परंपराएं बना देता है जो खासकर महिलाओं को दबाने का काम करती है। औरत की इज्जत उसके घूंघट या कपड़ों में नहीं, बल्कि उसकी सोच और पहचान में होती है। महिलाओं को अपनी ज़िंदगी अपनी पसंद से जीने का पूरा अधिकार है, चाहे वो शादी करना चाहे, माँ बनना चाहे, करियर बनाना चाहे या खुलकर जीना चाहे। और शुभू सिर्फ अपना घूंघट नहीं हटाती है, बल्कि वो पूरे गांव की आंखों से डर का पर्दा हटाती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।